बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। अब तक हमने जो है इस चैप्टर के 12 न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व कर लिया, यानी काफ़ी हद तक हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को निपटा दिया है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 पर। प्रीवियस क्लास अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो टॉपिक, यानी कि जिस टॉपिक के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, वो था म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13, इसका ताल्लुक भी उसी टॉपिक से यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस से है। ठीक है जी, ये देखिए लिखा हुआ है ना नीचे, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखिए, इसका भी ताल्लुक सेल्फ इंडक्टेंस है। हमें सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करनी है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस? अच्छा, अब क्या कह रहे हैं जी? द करंट इन अ कॉइल ऑफ 325 टन्स। एक कॉइल है आपके पास जिसमें कितनी टन्स है? 325, 325 टन्स मौजूद है। उसका जो करंट है चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू 6.32 एम्पियर। यानी उसका शुरू में करंट था 0, आपने उसका करंट चेंज करके कितना कर दिया जी? 6.32। ये चेंज इन करंट कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस करेंगे तो 6.32 में से 0 को माइनस करें तो यही वैल्यू आ जाती है। तो चेंज इन करंट कितना हुआ? 6.2 एम्पियर। तो आपके पास एक कॉइल है जिसमें 325 टन है। आपके पास उस कॉइल में शुरू में कोई करंट नहीं था, आपने उसके करंट को चेंज करके 6.32 एम्पियर कर दिया। चेंज इन करंट हो गया। अब हम जानते हैं कि जब चेंज इन करंट होता है तो फिर एक जो है उस कॉइल में, उसी कॉइल में, एक ही कॉइल है ना यहाँ पे, उसी कॉइल में एक ईएमएफ पैदा हो जाता है क्योंकि वो फ्लक्स चेंज होता है। आगे क्या कहते हैं जी? देयर बाय प्रोड्यूसिंग फ्लक्स ऑफ 8.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 वेबर। जब आप ये कम यानी कि ये जो आप करंट चेंज करते हैं, जब जाहिर बात है जीरो करंट था शुरू में तो फ्लक्स जीरो था। जब आप 6.32 एम्पेयर ले गए तो अब फ्लक्स कितना हो गया है? 8.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये चेंज इन फ्लक्स हो गया क्योंकि जीरो से इतना ही चेंज हुआ है। तो फ्लक्स चेंज हुआ है तो जाहिर बात है उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा। आपको उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। ये है जी आपके पास न्यूमेरिकल। इसको जरा एक दफा और देख लेते हैं। हमारे पास ऐसे कॉइल है मौजूद, ये कॉइल हमारे पास मौजूद है और हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है जी ताकि इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाए। शुरू में हमने करंट नहीं निकालना है, शुरू में इसमें से करंट नहीं गुजर रहा, तो करंट, इसका इनिशियल करंट कितना है जी? 0 एम्पियर। और कोई फ्लक्स भी नहीं होगा इसके अंदर, जाहिर बात है 0 वेबर मतलब फ्लक्स होता है यहाँ ये। अब आपने इसके अंदर करंट चेंज किया है। अब आप इसके अंदर करंट कितना गुजार रहे हैं? 6.32 एम्पियर। और अब इसका फ्लक्स कितना आ रहा है जी? अब इसका फ्लक्स आ रहा है 8.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 वेबर। ठीक है जी, अब देखें आप, करंट में चेंज हुआ है जी, 0 से 6.32 चला गया करंट। तो जाहिर बात है करंट में चेंज होता है तो फ्लक्स में भी चेंज होगा। तो 0 से फ्लक्स कितना चेंज हो गया? 8.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ ईएमएफ पैदा हो जाएगा। आपको इस कॉइल का ईएमएफ नहीं बताना, ये नहीं बताना, बल्कि आपको इस कॉइल का जो कांस्टेंट है सेल्फ इंडक्टेंस वो बतानी। चले जी वैल्यूज लिखते हैं जी। हमारे पास चेंज इन करंट कितना हुआ है जी? चेंज इन करंट कितना हुआ है जी? वही दोनों को माइनस करके, एक हमारे पास इनिशियल करंट 0 है, फाइनल करंट हमारे पास 6.32 है, दोनों को माइनस करें तो यही आएगा जी 6.32 एम्पियर। ये चेंज इन करंट है। जबकि फ्लक्स के अंदर कितना चेंज हुआ है जी? शुरू में करंट नहीं था, 0 था, तो फ्लक्स भी 0 था। अब उसका फ्लक्स ये है तो दोनों को माइनस कर दें, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इतना ही आएगा। तो चेंज इन फ्लक्स कितना है जी? 8.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 वेबर। और नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास इस कॉइल के कितने हैं जी? 325। आपको सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करना है। इजी न्यूमेरिकल है जी। सेल्फ इंडक्टेंस का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने ईएमएफ का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, आपको याद हो शायद। अगर हमने जब सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था तो हमने एक ईएमएफ का फॉर्मूला ड्राइव किया था, डेल्टा, मैं लिख देता हूँ। ये एक हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था जी कि ईएमएफ जो होता है वो होता है -L डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इस फॉर्मूले को तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमारे पास ईएमएफ है ना हमारे पास टाइम है। फिर हमने आप उसी टॉपिक के अंदर हमने कहा कि फ्राडे के लॉ के मुताबिक ईएमएफ जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस नंबर ऑफ टर्न्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी।
ये फ्राडे के लॉ के हिसाब से ईएमएफ होता है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया था तो ये फॉर्मूला हमारे पास, ये माइनस माइनस कट गया था और डेल्टा टी हमारे पास कट गया था, ये बचा था एल डेल्टा आई इक्वल्स टू एन डेल्टा फाइव। ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बनी थी। इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम क्योंकि इसकी हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद है। तो अब हमने इसमें से सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है जी। तो करंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। वैल्यूज डालते हैं जी। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है 325, मल्टीप्लाई करेंगे फ्लक्स चेंज हमारे पास है 8.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 डिवाइड करेंगे हम करंट में कितनी तब्दीली आई हुई है जी, चेंज इन करंट है 6.32। अब इन सारी वैल्यूज को हम जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं जी बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में कंप्यूटर का ही यूज करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, तो 325 को हम मल्टीप्लाई करें अगर हम 8.46 से और फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं 6.32 से, तो ये आंसर आएगा 435.04। क्या आएगा आंसर 435.04। और ये 10 की पावर बच गई हमारे पास कितनी, 10 की पावर -4। अब ये हमारे पास आ गया जी सेल्फ इंडक्टेंस। चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ दें आंसर को, चाहे तो आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व कर लें। -4 का मतलब है जी कि हम 4 डिजिट्स पॉइंट को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.0435 हेनरी। ठीक है जी। माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर है, यानी 5 पर था, यहाँ पर आ गया 4 डिजिट्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस हमें मालूम करनी थी, ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस आ रही है इस पॉइंट। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। थोड़ा सा इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा जी, ये आपके पास है जी जनरेटर से। हाँ जनरेटर, ये देखिए वर्ड लिखा हुआ ना, इस न्यूमेरिकल का ताल्लुक है जनरेटर से, एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, तो उससे इसका ताल्लुक है जी हमारे पास इस न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को कह रहे हैं जी 100 टर्न्स कॉइल इन अ जनरेटर। एक जनरेटर है, आप इसको हाईलाइट पे ले आते हैं जरा। हाँ, 100 टर्न कॉइल इन अ जनरेटर, यानी आपके पास एक जनरेटर है जिसमें जो कॉइल यूज हो रहा है उसमें कितनी टर्न्स है जी आपके पास, 100 टर्न्स। ये एन हो गया, कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स हो गई जी। एक जनरेटर है उसमें कॉइल है, 100 टर्न्स उसके अंदर मौजूद है, हैज एन एरिया ऑफ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस कॉइल का जो एरिया है वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, जो दो बातें लिख लेते हैं पहले। पहले इन दो बातों को जरा लिख लेते हैं। हमारे पास जो कॉइल है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 100 टर्न्स है, 100 टर्न्स। और उस कॉइल का जो एरिया है वो हमारे पास है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर स्क्वायर में लाएंगे जी। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना होगा। आगे फील्ड भी दी हुई है, चलें उसको भी आगे देख लेते हैं, पढ़ते हैं आगे के न्यूमेरिकल को। तो हमारे पास एक जनरेटर है जिसमें एक कॉइल यूज हो रहा है, कॉइल में 100 टर्न्स मौजूद है और उस कॉइल का एरिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कॉइल हमें पता है जनरेटर के अंदर जो कॉइल होता है ना रोटेट करता है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, तो वही आपको बता रहे हैं कि ये कॉइल रोटेट हो रहा है जी एक मैग्नेटिक फील्ड में, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। आपको बताना है हाउ फास्ट मस्ट द कॉइल बी रोटेटेड, आप कॉइल को कितना तेज घुमाएंगे, उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। हाउ फास्ट मस्ट द कॉइल बी रोटेटेड, हम इस कॉइल को कितना फास्ट घुमाएं, कितना तेज घुमाएं, किस वेलोसिटी से घुमाएं, इन ऑर्डर टू जनरेट मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 150 वोल्ट, ताकि हमें इस जनरेटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस, जब वोल्टेज हमें मिले या ईएमएफ जो हमें मिले वो कितना हो, 150 वोल्ट का। तो ये दो बातें भी लिख लेते हैं जी। हमसे क्या, हमें हमें मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है जी। इस जनरेटर की मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.06
वेबर पर मीटर स्क्वायर, और हमें मैक्सिमम वोल्टेज भी दिया हुआ है जी, वीओ का मतलब होता है मैक्सिमम वोल्टेज, वो कितना है जी 150 वोल्ट। हमें बतानी है जी इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा इस न्यूमेरिकल को जहन में लाते हैं, यानी कि इस टॉपिक को जहन में लाते हैं। हमारे पास ये होता है जी एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है जी एक जनरेटर के अंदर, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ होता है, ऐसा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जी, ये उसके दो टर्मिनल थे, ये एक्सटर्नल सर्किट से लग जाएंगे। ये रेक्टेंगुलर कॉइल आ गया आपके पास, ये रहा। इस कॉइल का आपको एरिया भी दिया हुआ है, इस कॉइल में आपको जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी दी हुई है, और ये जो आपका मैग्नेट है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी आपको दी हुई है जी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। अब हमने इस टॉपिक में पढ़ा है कि हम इसको रोटेट करते हैं, इस कॉइल को अगर हम रोटेट करेंगे तो ईएमएफ पैदा होता है, एक वोल्टेज बनता है जी, और उस वोल्टेज से फिर हम करंट पैदा करते हैं। लिहाजा ये जो जनरेटर होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आप जब इसको घुमाएंगे आप अपने हाथों से इसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उससे ये जो वोल्टेज आ रहा है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्योंकि ये आपके एक्सटर्नल सर्किट में करंट प्रोवाइड कर देगी। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट की जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो वोल्टेज आ रहा है, हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, ये जो वोल्टेज आता है इसका हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो हमने जो वोल्टेज आ रहा होता है इसका जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था बी ए एन ओमेगा साइन थीटा। और मैक्सिमम वोल्टेज जो आएगा, मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा वोल्टेज, वो आप कब आएगा, जब आपके पास ये साइन थीटा जो है वो 1 हो जाए, यानी एंगल 90 हो जाए और साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये होता है जी मैक्सिमम वोल्टेज का फॉर्मूला, एन ओमेगा। ठीक है जी, ये दो फॉर्मूले हमने बनाए थे जी। हमने कहा कि अगर हमारे पास कॉइल जो है वो 90 डिग्री एंगल के साथ प्लेस हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड में, कॉइल का जो फेस है वो 90 डिग्री के साथ होगा, उस टाइम पे मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होता है। फिर एंगल जैसे जैसे कम या ज्यादा होता जाएगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो बीच में अगर आपके पास एंगल होता है तो आप इससे फॉर्मूले से निकालते हैं। और अगर आप मैक्सिमम पोटेंशियल की बात करो तो जैसे इस सवाल में कहा है ना आपको मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज में ये नीचे वाला फॉर्मूला लगता है, पी ए एन ओमेगा, तो हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चले जी अब सवाल को सॉल्व करते हैं जी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्यों, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, जब कोई चीज रोटेट करती है तो फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी काउंट हो रही होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमें मालूम करती है। अच्छा जी, अब हमारे पास सवाल में फॉर्मूला तो हमारे पास ये होगा, लेकिन एक चीज है जी, सबसे पहले हमने एरिया को सही करना है। एरिया का यूनिट हमारे पास गलत है, फॉर एरिया, एरिया का यूनिट सही कर लेते हैं सबसे पहले। हमारे पास एरिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कल आपको एक न्यूमेरिकल में बताया था कि सेंटीमीटर से अगर हमें मीटर में लाना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि 2 दफा सेंटीमीटर है, तो हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे। 500 को आप डिवाइड करेंगे 10,000 से, ठीक है जी, और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी जी, यहाँ है ना पॉइंट 1 2 3 4, 0.05 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है जी, तो 10,000 से हमने इसको डिवाइड किया, मीटर स्क्वायर लिया आया। साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लाया मैं, क्योंकि यहाँ सारी वैल्यूज हमारी साइंटिफिक नोटेशन में है ही, तो हम इसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं ला रहे। हमने एरिया सही कर लिया जी। अब हम आते हैं और एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर जनरेटर में, तो मैक्सिमम पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी ए एन ओमेगा। बी से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड, कितनी है जी देख लेते हैं, हमारे पास 0.06 मल्टीप्लाई बाय एरिया हमारे पास कितना है जी, हमने कन्वर्ट किया है अभी 0.05 मल्टीप्लाई बाय एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, वो हमारे पास 100 है, 100 लिख दिया जी। ओमेगा हमें मालूम करना है, जबकि मैक्सिमम पोटेंशियल हमें कितना जनरेट करना है 150 वोल्ट। इस जनरेटर से हमें 150 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करना है। अब हम ये सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे जी। 0.06 multiply by 0.05 अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 0.3।
क्या हो जाएगा ये 0.3 ओमेगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा जी दूसरी साइड पर। तो एंगुलर वेलोसिटी का के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 150 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.3 से। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं जी। 150 डिवाइडेड बाय 0.3 ये हो जाता है 500। क्या हो गया ये 500। एंगुलर वेलोसिटी हो गई 500। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट आपको याद हो फर्स्ट ईयर में रेडियन पर सेकंड होता है, रेडियन पर सेकंड। ये हमारे पास आंसर होता है। कितना आंसर आ रहा है हमारे पास 0.5 रेडियन, ओ सॉरी 500 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, अब बात होता इस न्यूमेरिकल में अगर बोर्ड में आ जाता है ये, एक आप चेंजिंग कर देते हैं क्या जी, आपसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी को रेवोल्यूशन पर मिनट में लाओ। बात ऐसे कह देते हैं आपको कि आप एंगुलर वेलोसिटी को रेवोल्यूशन पर मिनट में लाओ। तब रेवोल्यूशन पर मिनट में कैसे लाएंगे, अब सबसे पहले रेडियन को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा एक रेडियन जो होता है वो 2 पाई रेवोल्यूशन के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि सॉरी उल्टा बोल दिया, एक रेवोल्यूशन जो है, वन रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। यानी कि 2 पाई सीधा सा फैक्टर क्या है जी, 2 पाई। ठीक है जी, वन रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अब यहाँ हमारे पास रेवोल्यूशन नहीं है जी, यहाँ रेडियन है, लिहाजा हमने इस रेडियन को रेवोल्यूशन में लाने के लिए डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, यहाँ रेडियन हमें दिया हुआ है तो इस वैल्यू को इधर लेके जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा जी 1/2 पाई रेवोल्यूशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैं दूसरी तरफ लेके गया, डिवाइड हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 रेडियन। और रेवोल्यूशन कितना हो गया 1/2 पाई। एक रेडियन 1/2 पाई रेवोल्यूशन के बराबर होती है। यहाँ हमारे पास एक रेडियन नहीं है, यहाँ 500 रेडियन है। तब हम क्या करेंगे जी 500 को डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, ये हमारे पास रेवोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन अभी सेकंड्स में आएगा। अब 2 पाई का मतलब होता है पाई की वैल्यू होती है 3.142 और आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो पहले 500 डिवाइडेड बाय, अब 3 पाई की वैल्यू 3.142, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 6.282। ये हो जाएगा जी आपके पास 79.79। 79.79। अब ये आपके पास आंसर जो आ रही है वो आ रही है रेवोल्यूशन, यानी एंगुलर वेलोसिटी जो आ रही है वो आ रही है रेवोल्यूशन पर सेकंड में। ठीक है जी, अगर आपको यूनिट्स के अंदर नहीं बोला हुआ तो आप रेडियन पर सेकंड में भी छोड़ दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको कहा हुआ है रेवोल्यूशन तो मैं आपको यूनिट्स का बता रहा हूँ। तो अगर आप रेडियन, आप जब भी एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं रेडियन में निकलती है, आपने उसको रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से डिवाइड कर दें, सिंपल सी बात। 2 पाई से डिवाइड कर दें, आपके पास रेवोल्यूशन में हो गई देखें एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, लेकिन अभी आ रही है सेकंड्स में, सेकंड्स में आ रही है। अब हमें मीटर में लानी, मिनट में लानी है, मिनट में लानी है। अब हमें पता है जी एक सेकंड के अंदर 1/60 मिनट्स होते हैं। ठीक है जी, यानी ये अगेन 60 से डिवाइड। तो अब हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को, ये जो आ रही है 79.79, इसको हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी एक मिनट, हाँ अच्छा, अब डिवाइड करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी डिवाइड में, तो डिवाइड का मतलब यूं कर लो आप, मैं अब इसको ऐसे देखो, सेकंड डिवाइड में यूनिट के अंदर, तो इसका मतलब है हम डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से 1/60। अब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 79.79 मल्टीप्लाई बाय, और अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 60। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगी रेवोल्यूशन पर मिनट में। मैंने आपको कहानी बता दी, लेकिन आप पर सिंपल रखें जरा अपने पास, तो आपको जाहिर बात है जब आप एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे तो रेडियन में आएगी, रेडियन में ही आती है क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन है। अब आपसे क्या कहा जा सकता है भाई रेवोल्यूशन में लाओ, तो आप रेवोल्यूशन में लाने के लिए क्या करना है, बस सिंपल सी बात है 2 पाई से डिवाइड कर, 2 पाई से डिवाइड कर दें। हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, तो इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आएगा 6.282 और 284, इस वैल्यू से डिवाइड करते रेवोल्यूशन में आ जाएगी। और आपके पास जाहिर बात है एंगुलर वेलोसिटी में यूनिट होगा टाइम का सेकंड, जाहिर अगले आपसे क्या कह सकते हैं भाई मिनट में लाओ,
तो मिनट में लाने के लिए इस लंबी कहानी के बजाय आप सिंपल से ही रख लें 60 से मल्टीप्लाई कर लें। होना तो डिवाइड है, लेकिन चूंकि डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं आप 60 से। तो आप 60 से 79.79 को 60 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4777, 4777। अब ये जो वेलोसिटी आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी आ रही है रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो ये कुछ खेल कर सकते नहीं, तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसान था। क्या था न्यूमेरिकल में? एरिया को आपने कन्वर्ट करना था, फॉर्मूला बहुत आसान है, बी एन ओमेगा। इस फॉर्मूले को यूज किया आपने, वैल्यू निकाल ली एंगुलर वेलोसिटी की। रेडियन पर सेकंड में आइए, मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी दिखा दी कि बाज़ औक़ात कहते हैं जी रेवोल्यूशन पर सेकंड में लाओ, तो आप क्या करोगे 2 पाई से डिवाइड कर दो। बाज़ औक़ात आपसे कहते हैं जी रेवोल्यूशन पर मिनट में लाओ, तो फिर आप क्या करोगे, जो रेवोल्यूशन पर सेकंड आ रही है वैल्यू, उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां से आपके ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल, ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर के लिए जो हमने फॉर्मूले बनाए थे, जरा वो साइड में लिख लें सबसे पहले। ट्रांसफॉर्मर में पहले तो उसकी जरा उसका जो प्रिंसिपल है, उसका काम करने वाला मामला है, वो जरा समझ लेते हैं। हमारे पास ऐसे एक रेक्टेंगुलर आइवरी फ्रेम होता है जी, आयरन का एक फ्रेम होता है ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का, और इसमें दो तरफ क्वाइलिंग हुई होती है। एक ये वाली क्वाइलिंग हुई होती है, इसको आप कहते हो प्राइमरी क्वाइल, और एक यहाँ पर क्वाइलिंग हुई होती है, उसको आप कहते हो सेकेंडरी क्वाइल। ये प्राइमरी क्वाइल है, ये प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी क्वाइल है। हम प्राइमरी क्वाइल में करंट चेंज करते हैं, प्राइमरी क्वाइल में करंट चेंज करते हैं, और सेकेंडरी क्वाइल में करंट जो ईएमएफ जो है वो पैदा होता है, जिससे हम जो है वो करंट भी बना सकते हैं वगैरह, यानी म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है ट्रांसफार्मर। क्या आप प्राइमरी क्वाइल के इस प्रिंसिपल पे वो काम करता है कि आप प्राइमरी क्वाइल के करंट को चेंज करेंगे तो सेकेंडरी क्वाइल में एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अगर ये सेकेंडरी क्वाइल किसी सर्किट से कनेक्टेड है तो वो ईएमएफ उसमें एक करंट पैदा कर देगा। अब यहाँ वेरिएबल्स होती हैं, तो हमारे पास जो प्राइमरी क्वाइल के अंदर करंट होता है उसको हम कहते हैं आईपी। सेकेंडरी क्वाइल के अंदर जो करंट जनरेट होगा उसको हम कहेंगे आई एस। प्राइमरी क्वाइल में जो वोल्टेज होगा उसको हम कहेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को, वीपी, और सेकेंडरी क्वाइल में जो वोल्टेज होगा उसको हम कहेंगे वी एस। प्राइमरी क्वाइल में जो टर्न्स होती है उनको हम कहते हैं एन पी, सेकेंडरी क्वाइल में जो टर्न्स होती है उनको आप कहते हो एन एस। जाहिर बात है, करंट है, पोटेंशियल है, तो पावर भी होगी, पावर। ठीक है जी, पावर का फॉर्मूला आपको याद होता है वी आई। प्राइमरी क्वाइल के पावर को हम कहते हैं पावर इनपुट, क्योंकि ये हम इन कर रहे हैं, हम जो है ट्रांसफार्मर में ये हम पावर दे रहे हैं, लिहाजा ये पावर इनपुट कहलाएगी। और सेकेंडरी की जो पावर होगी उसको हम कहेंगे पावर आउटपुट, क्योंकि ये पावर हम हासिल कर रहे होते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल्स होती है ट्रांसफार्मर में। आईपी से मुराद है प्राइमरी क्वाइल का करंट, डीपी से मुराद है प्राइमरी क्वाइल का वोल्टेज, एनपी से मुराद है प्राइमरी क्वाइल की नंबर ऑफ टर्न्स, और पी इनपुट से मुराद है प्राइमरी क्वाइल की पावर। जबकि यहाँ पर हमारे पास आई एस जो है वो सेकेंडरी क्वाइल का करंट होता है, वी एस जो है वो सेकेंडरी क्वाइल का वोल्टेज होता है, एन एस जो है वो सेकेंडरी क्वाइल की नंबर ऑफ टर्न्स होती है, और सेकेंडरी क्वाइल की पावर को हम पावर आउटपुट कहते हैं। उसके बाद फॉर्मूलों की अगर हम बात करें तो हमने जो है इस यानी कि ट्रांसफार्मर का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो 2-3 किस्म के हमने फॉर्मूले बनाए थे। एक हमने बनाया था जी, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन। ठीक है जी, अब यहाँ वेरिएबल जो यूज हो रही है वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। वी एस से मुराद सेकेंडरी क्वाइल का वोल्टेज, वीपी से मुराद प्राइमरी क्वाइल का वोल्टेज, एनएस से मुराद सेकेंडरी क्वाइल की टर्न्स, एनपी से मुराद प्राइमरी क्वाइल की टर्न्स। सिमिलरली अगर पावर इनपुट पावर आउटपुट के फॉर्मूले चाहिए हो तो पावर इनपुट का फॉर्मूला होगा, पावर का फॉर्मूला आपको याद है, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। अब इनपुट का मतलब है जी यहाँ का करंट, यहाँ का पोटेंशियल, तो वीपी आईपी, ये पावर इनपुट का फॉर्मूला है। पावर आउटपुट का फॉर्मूला भी इसी से बना सकते हैं हम, लेकिन बस यहाँ पर सेकेंडरी क्वाइल का करंट और वोल्टेज रखेंगे तो वी एस आई एस, ये पावर इनपुट आउटपुट के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला ये हो गया जी, दूसरा फॉर्मूला पावर इनपुट का, तीसरा फॉर्मूला पावर आउटपुट का, और चौथा फॉर्मूला था इफिशियंसी का। चौथा फॉर्मूला हमने इफिशियंसी का लिखा था जी। क्या होता है जी इफिशियंसी का? तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100।
तो वही यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन आउटपुट क्या है जी, पावर आउटपुट। इनपुट क्या है, पावर इनपुट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। एफिशिएंसी का तो हमने पहले चैप्टर यानी चैप्टर 11 में भी हमने देखा था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ चूंकि आउटपुट इनपुट पावर्स है, तो पावर आउटपुट पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ये 4 फॉर्मूले हैं जो ट्रांसफॉर्मर्स के न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। चले अब हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और हम डेटा बना लेंगे। अच्छा जी, कह रहे हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम होगा, इनपुट वोल्टेज ज्यादा, आउटपुट वोल्टेज कम। एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एक ट्रांसमिशन लाइन के आखिर में वो रिड्यूस कर रहा है वोल्टेज को फ्रॉम 2400 टू 1200 वोल्ट। यानी ये ट्रांसफॉर्मर जो है 2400 वोल्ट ले रहा है, 1200 वोल्ट जो है वो दे रहा है। ये इनपुट या आउटपुट हो गया। 2400 का मतलब हो गया ये वीपी है, वीपी, ठीक है, प्राइमरी का वोल्टेज। और ये 1200 जो है वो सेकेंडरी का वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए जरा ध्यान में रख लीजिएगा। आउटपुट इनपुट का मतलब होता है प्राइमरी, इनपुट का मतलब है प्राइमरी, आउटपुट का मतलब है सेकेंडरी। पावर आउटपुट आपको दी हुई है जी। पावर आउटपुट जो है, ये लिखी हुई पावर आउटपुट जो है वो 9 किलो वॉट है। और इस ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी भी आपको दी हुई है जी 95%। प्राइमरी कॉइल में जो वाइंडिंग्स हैं, यानी कि जो प्राइमरी कॉइल लगा हुआ है उसमें 400 टर्न्स हैं। आपको क्या क्या बताना है जी, हाउ मेनी टर्न्स सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में कितनी टर्न्स हैं। व्हाट इज द पावर इनपुट, पावर इनपुट बतानी है आपको। और व्हाट इज द करंट इन ईच कॉइल, दोनों कॉइल में जो करंट है वो आपको बताना है। काफी बड़ा डेटा बनेगा इसका। सबसे पहले हम आते हैं जी, हमारे पास कह रहे हैं जी कि ट्रांसफार्मर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस इतना ले रहा है, इतना दे रहा है। जो लेता है उसको हम कहते हैं वीपी, प्राइमरी का वोल्टेज कितना है 2400। और जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम वी एस कहते हैं। बराबर में देखें, ये लिखी हुई वैल्यूज देखते रहिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। कितना है जी आउटपुट वोल्टेज हमारे पास 1200 वोल्ट। फिर ये लिखा हुआ है पावर आउटपुट, तो पावर ओ लिख देता हूं मैं, आउटपुट पूरा नहीं लिख रहा। पावर आउटपुट का मतलब हो गया 9 किलो वॉट। ठीक है जी, किलो का मतलब होगा हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 9000 वॉट हो जाएगी जी पावर। और इफिशियंसी हमें दी हुई है जी, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो है इस ट्रांसफार्मर की हमारे पास है 95%। प्राइमरी कॉइल पर जो वाइंडिंग है उसमें 400 टर्न्स है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एनपी। एनपी हमें जो दिया हुआ है जी कितना, 400 मौजूद है जी उसके अंदर टर्न्स। अब आपको क्या क्या बताना है, ये सब तो डेटा है। आपको बताना है हाउ मेनी टर्न सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में कितनी टर्न्स मौजूद है। सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स को हम कहते हैं एनएस। एक ये बताना है आपको। पावर इनपुट बतानी है आपको, ठीक है जी, वो भी हम नीचे कर लेते हैं। पावर इनपुट का मतलब हो गया पी आई, पावर इनपुट आपको बतानी है। और व्हाट इज द करंट इन ईच कॉइल, दोनों कॉइल में जो करंट है वो बताना है, यानी आईपीबी और आईएसबी, आईपीबी और आईएसबी, ये आपको बताना है। ठीक है जी। अब काफी बड़ा डेटा है, इसको साइड में ही, इसको यहाँ से रब करके ना साइड में से ही सॉल्व करते हैं जी। ये सब तो मैंने आपको बता दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोबारा कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो के इस हिस्से को दोबारा देख लिएगा, तो मैंने जिसमें आपको ये सारी वेरिएबल्स समझाई थी। ठीक है जी, तो ये मैं वेरिएबल्स और फॉर्मूले हटा देता हूँ, मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं इस साइड में सॉल्व करूंगा क्योंकि डेटा बहुत बड़ा हो गया। चलें जी, तो क्यों से सॉल्व करते हैं यार, मजा आएगा। हाँ जी, अब हमें क्या क्या मालूम करना है जी, हमें एनएस, पावर इनपुट, आईपी, आईएस। सबसे पहले एनएस की बात करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला था वी एस अपॉन वीपी इक्वल्स टू एनएस अपॉन एन, ये वाला फॉर्मूला, वी एस अपॉन वीपी इक्वल्स टू एनएस अपॉन एनपी। इस फॉर्मूले की मदद से तो हम सेकेंडरी कॉइल की टर्न निकाल लेंगे। बाकी तीनों चीजें हमारे पास मौजूद है, तो डालते हैं जी वैल्यूज। 1200 हमारे पास है जी आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज हमारे पास है 2400,
इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल की हमें मालूम करनी है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल की है 400। अब इन दोनों को तो आप काट सकते हो जी, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 400 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन एस इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करें, 400 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 400 ही होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 200 आ जाएगा। 200 टर्न्स है जी आपके पास सेकेंडरी कॉइल में। पहला आंसर आपने निकाल लिया, 200 टर्न्स आपके पास मौजूद है जी। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमने आसानी से निकाल लिया। अब आते हैं पावर इनपुट पे। पावर इनपुट कैसे निकाले जी? पावर इनपुट के मिलने दो फॉर्मूले आपको लिखवाए। पहला फॉर्मूला था जी पावर इनपुट इज इक्वल टू आईपी मल्टीप्लाई बाय वीपी। आईपी नहीं है हमारे पास अभी, करंट जो है ना प्राइमरी कॉइल का वो नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन मार्क, लिहाजा उस फॉर्मूले को तो हम नहीं लगा सकते, इफिशिएंसी के फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो इफिशिएंसी का अब हम दूसरी चीज मालूम कर रहे हैं जी। इफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है जी? आउटपुट, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें से हम निकालेंगे जी इफिशिएंसी। हमारे पास वैल्यूज डालते हैं, इफिशिएंसी हमारे पास 95 है, पावर आउटपुट जो है हमारे पास वो कितना है 9000, मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम 100 से, डिवाइड करेंगे जी पावर इनपुट हमें मालूम करना है। ठीक है जी। अब आप इसको ऊपर वाली वैल्यू उसको सॉल्व कर लें या इसको अरेंज कर लें। ये पावर इनपुट डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो पावर इनपुट जो है वो हो जाएगा जी, ऊपर दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी जी डिवाइडेड बाय 95। ठीक है जी। 9000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 लाख हो गया। और पी आई जो है डिवाइड हो रहा था, इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, फिर 95 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आया डिवाइड हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देते थे, यहाँ हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 90000 डिवाइडेड बाय 95। पावर इनपुट हमारे पास है 9473.68। 9473। अब इतनी बड़ी वैल्यूज है तो 0.68 के हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वैसे 9000 पावर है उसकी, तो 0.68 क्या वैल्यू रखेगी, क्या मायने रखेगा, लिहाजा उसको हम इग्नोर कर देते हैं जी। ये हमारे पास आ गई पावर इनपुट। दो आंसर हो गए, पावर इनपुट भी हमने निकाल ली जी ये। ठीक है जी, दो चीजें हो गई हमारे पास। अब हमें जो है वो करंट निकालना है, आईपी और आईएस, तो वो तो इजी है। अब आपके पास हर चीज है, पावर इनपुट भी है, पावर आउटपुट भी है, पोटेंशियल इनपुट भी है, पोटेंशियल आउटपुट भी है, तो अब आप निकाल सकते हैं जी। पावर का फॉर्मूला वो आपको याद होगा, पावर इनपुट का फॉर्मूला होता है जी डीपी आईपी। अब इसमें से आईपी निकालें, इसमें से आईपी निकालेंगे जी हम, कैसे निकलेगा? पावर इनपुट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल। पावर इनपुट हमारे पास कितनी है, अभी हमने निकाली 9473, और प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज था 2400। ठीक है जी, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2400, ये हो जाएगा जी 3.94। आईपी हमने निकाल लिया जी, आईपी हमारे पास कितना है 3.94 एम्पेयर, ये हमने आईपी निकाल लिया। इसी तरीके से अब हम आईएस निकालते हैं। अब पावर आउटपुट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, पावर आउटपुट का फॉर्मूला होता है वी एस आई एस। इसमें से आई एस का फॉर्मूला बनाया अगर हम, तो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय वी एस। पावर आउटपुट हमारे पास 9000 थी और वी एस हमारे पास था 1200। दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपके पास सेकेंडरी कॉइल का भी करंट आ जाएगा। तो 9000 डिवाइडेड बाय 1200, ये हो जाएगा आपके पास 7.5। तो हमारे पास आई एस कितना आ रहा है जी 7.5 एम्पियर। बड़ा न्यूमेरिकल था, आसान था। ठीक है जी, बस आपका डेटा असल चीज है, आप पढ़ते जाएं और आपको डेटा अगर आपने बना लिया फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। पर डेटा बनाने के लिए वो वेरिएबल्स याद होनी चाहिए आपको। प्राइमरी कॉइल जो है हमारा इनपुट है, सेकेंडरी कॉइल हमारा आउटपुट। ठीक है, बस ये आपके पास न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 15। 16 पर आते हैं जी। 16 को अब मैं आपको होमवर्क में दूंगा। 16 को ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ।
थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको होमवर्क पे ले लेंगे। कह रहे हैं जी ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज 90%। आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है, उसकी इफिशियंसी आपके पास है 90%। द ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड फॉर एन आउटपुट ऑफ 12.5 किलोवाट। ये आउटपुट पावर हो गई। आउटपुट मतलब आउटपुट यानी सेकेंडरी कॉइल पर, और किलोवाट मतलब पावर। पावर आउटपुट आपको दी हुई है जी कितनी, 12.5 किलोवाट। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके वॉट में ले आइएगा। प्राइमरी वोल्टेज यानी प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कितना है जी, 1100। ये हो जाएगा वीपी। वीपी हमारे पास यानी प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज जो है वो 1100 वोल्ट है। एंड द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स इज 5:1। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का यानी कि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स टर्न्स रेशियो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल टर्न्स, इनका रेशियो आपको दे रहे हैं कितना, 5:1। कह रहे हैं ना, देखो रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स, तो ये प्राइमरी टर्न्स ये सेकेंडरी टर्न्स, कितना दिया हुआ है 5.1, तो 5.1 इनसे आप ये रेशियो ले लो नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास जो है प्राइमरी कॉइल के 5 लगा लें और सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स जो है वो आप 1 ले लें। आयरन लॉस एट फुल लोड इज, यार ये लॉस आ गया। अब लॉस वाली बात मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, फिर मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा इसको। चले मैं ही सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि इसमें आयरन लॉस आ रहा है ना, पावर लॉस आ रहा है, लिहाजा इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, अगला होमवर्क मैं आपको दे दूंगा। चलिए दोबारा देखते, कहते हैं एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है जिसमें इफिशियंसी 90% है, और ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट पावर है वो है हमारे पास 12.5 किलोवाट। ठीक है जी, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे और ये हो जाएगी जी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, 12.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो ये जाएगी 12,500। पावर आउटपुट हमारे पास कितनी है, 12,500 वॉट। ठीक है जी, यहाँ तक देखा मैंने। फिर मैंने आपको क्या बताया, प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 1100 है, यानी कि वीपी हमारे पास 1100 वोल्ट हो गया। और टर्न्स हमने निकाल दिए जिस रेशियो से, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 5 है प्राइमरी के, सेकेंडरी के हैं 1। यहाँ से आगे देखते हैं, आयरन लॉस एट फुल लोड इज 700 वॉट। वॉट मतलब पावर, पावर लॉस आपको दे रही है जिस पूरे आयरन यानी कि पूरे ट्रांसफार्मर से जो आपका पावर लॉस हो रहा है वो 700 वॉट है, पावर लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो हम इसको यूं लिखेंगे जी, पावर लॉस, ये टोटल है लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, टोटल पावर लॉस कितना हो रहा है जी, 700। अब इसमें से कुछ पावर लॉस जो है वो प्राइमरी कॉइल कर रहा होगा, कुछ पावर लॉस जो है वो सेकेंडरी कर रहा होगा। दोनों कॉइल में रेसिस्टेंस होगी, दोनों कॉइल पावर लॉस करेंगे, टोटल लॉस आपको दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा जी, ये टोटल लॉस है आपके पास। फिर आगे क्या कहते हैं जी, प्राइमरी कॉइल हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 1.82 ओम। जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल है उसका रेसिस्टेंस है 1.82 ओम, आरपी लिख दिया। आगे क्या कहते हैं जी, दो चीज आपको मालूम करनी है, एक हाउ मच पावर इज लॉस बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल कितना पावर लॉस करेगा, पावर लॉस बाय प्राइमरी। प्राइमरी कॉइल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये टोटल पावर लॉस है, इसमें से प्राइमरी ने कितनी लॉस की है ये आपको बतानी है। और दूसरी क्या है जी, रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का रेसिस्टेंस आपको बताना है, आर एस, ये आपको बताना है। ये आपके पास सवाल। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या क्या है जी, एक ट्रांसफॉर्मर हमारे पास मौजूद है जी। अब जरा इस डेटा को मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, हमसे कह रहे हैं जी एक ट्रांसफॉर्मर हमारे पास मौजूद है, ये डेटा बनाया मैंने। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर मौजूद है जिसकी इफिशियंसी है 90%। इस ट्रांसफॉर्मर का जो पावर आउटपुट है वो है 12,500, और इसको हम वोल्टेज कितना देते हैं जी, इस ट्रांसफॉर्मर को 1100 वोल्ट का। अब ये 1100 वोल्ट लेने के बाद इसकी जाहिर बात है प्राइमरी में एक पावर बनेगी, फिर सेकेंडरी में पावर बनेगी, इस दौरान पावर लॉस हो रहा है जी 700। प्राइमरी कॉइल की जो रेसिस्टेंस है वो है 1.82। हमें दो बातें बतानी है, एक प्राइमरी कॉइल ने कितना पावर लॉस किया और सेकेंडरी की रेसिस्टेंस कितनी है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, अब आते हैं पावर लॉस के फॉर्मूले पर। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 13 में हमने पावर लॉस पढ़ा है जी, कि पावर लॉस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है I²R। ठीक है, I²R, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस हमें दी हुई है।
ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला। अब जाहिर बात है, अगर मैं प्राइमरी की पावर लॉस बता रहा हूँ, पावर लॉस, अब लॉस है ये, इसको मैं लिख देता हूँ, प्राइमरी लॉस, पावर लॉस बाय प्राइमरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल की पावर लॉस अगर मैं बता रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई पी, प्राइमरी क्वाइल का करंट और रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी क्वाइल, ये फॉर्मूला बनेगा अगर हमें प्राइमरी क्वाइल की पावर लॉस कैलकुलेट करनी है। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर। मैं चूंकि प्राइमरी, मुझसे क्या कहा इन्होंने, प्राइमरी का पावर लॉस बताए कितना है, तो प्राइमरी का करंट और प्राइमरी का रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा। रेसिस्टेंस तो प्राइमरी का है, करंट नहीं है, करंट नहीं है मेरे पास। अब करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट हमें मालूम करना है जी। अब हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, आईपी मालूम करना है, आईपी हमारे पास है ही नहीं। अब आईपी के लिए हम क्या करेंगे जी, हमारे पास वीपी है। अब अगेन आईपी के लिए हम क्या करेंगे जी, पावर इनपुट का फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर इनपुट का फॉर्मूला होता है वीपी आईपी। इस फॉर्मूले को हम यूज करके ना निकाल सकते हैं। पावर इनपुट हमारे पास मौजूद है, नहीं सॉरी, पावर इनपुट भी नहीं है यार, अबे इसको कैसे करेंगे, एक मिनट, लेट मी थिंक। यानी हमें यानी हमें पावर इनपुट भी निकालनी पड़ेगी, लंबा न्यूमेरिकल है ये, बहुत ही लंबा न्यूमेरिकल है। हमें पहले पावर इनपुट निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये भी हमारे पास नहीं है। हाँ, वीपी हमारे पास है, ये रहा, ये रहा 1100, और आईपी हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे पावर इनपुट, और वो कैसे निकाल लेंगे, वो एफिशिएंसी के फॉर्मूले से निकालेंगे। ओह अल्लाह, चले सॉल्व करते हैं जिस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास इफिशिएंसी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे जी, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज देखते हैं जी, हमारे पास इफिशिएंसी है 90% और पावर आउटपुट है 12,500। तो इफिशिएंसी हो गई हमारे पास 90%, पावर आउटपुट है हमारे पास 12,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। ठीक है जी। अब पावर को दूसरी तरफ ले जाए, 90 इधर आ जाएगा जी, तो ये हो जाएगा आपके पास पावर इनपुट इक्वल्स टू, ऊपर की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 125,0,0,0 डिवाइडेड बाय 90। अब कैलकुलेटर से इसको आप डिवाइड करें, आंसर आएगा आपके पास, मैं करता हूँ जी, 13, कितना है, 13,888.9, 13,888.9 वॉट। ये आया जी आपके पास पावर इनपुट। अब पावर इनपुट आ गया हमारे पास। अब पावर इनपुट से हम करंट निकालेंगे प्राइमरी कॉइल का। प्राइमरी कॉइल का करंट कैसे निकालेंगे जी, पावर इनपुट डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। ठीक है जी, पावर इनपुट हमारे पास है 38, ये है जी, डिवाइड करेंगे जी, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कितना है वो तो हमें दिया हुआ है, देखिए जी 1100 वोल्ट है। 1100 से इसको हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास आईपी आ जाएगा जी, कितना आया आईपी हमारे पास, 12.62, 12.62 एम्पियर। तो सबसे पहले मैंने इस न्यूमेरिकल में मैंने मालूम करी है जी पावर आउटपुट, ये मैंने सबसे पहले मालूम करी पावर इनपुट पर। फिर इस पावर इनपुट की मदद से मैंने करंट मालूम कर लिया जी, प्राइमरी में करंट क्या है। अब मैं प्राइमरी करंट से मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, करंट आ गया ना मेरे पास ये, अब ये मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो पावर लॉस निकालूंगा प्राइमरी कॉइल में कितनी होगी। ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पावर पावर लॉस प्राइमरी कॉइल। ठीक है जी, प्राइमरी कॉइल से पावर लॉस कितनी हो रही है, फॉर्मूला होता है इसका आई पी का स्क्वायर और आर पी। आई पी हमारे पास कितना है जी, 12.62, इसका हमें स्क्वायर करना होगा। और रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल हमें दिया था सवाल में, रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल है 1.82, 1.82। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम 12.62 का स्क्वायर लेंगे और फिर 1.82 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 290, 290 वोल्ट जो है वो प्राइमरी ने पावर लॉस की है, पावर लॉस बाय प्राइमरी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप, मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी होगा।
तो हमारे पास एक अजीब सा ट्रांसफार्मर दिया हुआ था जिसमें पावर लॉस हो रही थी, ये मैंने दूसरा मालूम किया, ये मैंने तीसरी चीज मालूम किया। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर था जिसके अंदर हमारे पास ये डेटा था, डेटा तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकला। हमें चाहिए था पावर लॉस, ये चीज हमें चाहिए पहले, पावर लॉस बाय प्राइमरी क्वाइल। अब पावर लॉस के लिए हमने सबसे पहले क्या किया जी, हमने पहले जो है प्राइमरी क्वाइल का पावर निकाला, यानी पावर इनपुट निकाला, फिर हमने उस पावर इनपुट से प्राइमरी क्वाइल का करंट निकाला, और फिर प्राइमरी क्वाइल के करंट से हमने प्राइमरी क्वाइल का जो पावर लॉस हो रहा है वो निकाला। एक चीज तो हमने निकाल ली, ये तो हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए जी रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी क्वाइल। अब ये कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए जी, पावर लॉस का ही फॉर्मूला लें। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या था, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। अब सेकेंडरी क्वाइल में जो पावर लॉस होगी, पावर लॉस बाय सेकेंडरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई एस स्क्वायर आर एस। ठीक है जी। अब इसके अंदर मुझे ये चाहिए, आर एस चाहिए, सही कह रहा हूँ ना, आर एस चाहिए हमें। अब आर एस के लिए पहले मुझे ये निकालना है, फिर मुझे करंट ऑफ सेकेंडरी क्वाइल निकालना है। पहले पावर लॉस सेकेंडरी का कैसे निकालना, बड़ा ही सिंपल है जी। टोटल पावर लॉस आपकी जितनी हो रही है, टोटल वो कैसे हो रही है जी, थोड़ी सी प्राइमरी क्वाइल से लॉस हुई प्लस सेकेंडरी से लॉस हुई होगी, यही दो क्वाइल होते हैं ना, इन्हीं से लॉस हुई होगी। अब टोटल लॉस कितनी हुई थी, हमारे पास लिखा हुआ था सवाल में, हमें दिया हुआ था 700 वोल्ट। 700 वोल्ट टोटल लॉस हो रही थी, जिसमें से प्राइमरी ने कितनी लॉस किया है, नीचे हमने मालूम किया 290, 290 प्लस ये हमें मालूम करना है कि पावर लॉस सेकेंडरी ने कितनी की है। ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पावर जो है सेकेंडरी क्वाइल ने कितनी लूज की है जी, 700 में से आप 290 को माइनस कर दें, 410। ये जी हमारे पास पावर लॉस बाय सेकेंडरी क्वाइल, पावर लॉस बाय सेकेंडरी क्वाइल हमने ये चीज मालूम कर दी। अब हमें चाहिए जी ये आई एस। अब इसको कैसे निकालें, आई एस कैसे निकालें जी, ये चाहिए हमें। अब आई एस का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो, अगर आप पावर इनपुट वाला ही फार्मूला ले लो, पावर आउटपुट वाला, सॉरी पावर आउटपुट तो है ना हमारे पास, हाँ देख लूँ, हाँ पावर आउटपुट है। तो अगर हम पावर आउटपुट वाला फॉर्मूला लें, पावर आउटपुट का फॉर्मूला होता है वी एस आई एस। वी एस चाहिए जी, पावर आउटपुट है, आई एस आपको मालूम करना है, वी एस चाहिए। वी एस आप निकालोगे इस फॉर्मूले से, एन एस अपॉन एन पी इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी पी। अब यहाँ से आप, होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, आप पहले इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और आप फाइंड आउट करेंगे वी एस कितनी है। जब आप वी एस फाइंड आउट कर लें, तो फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप आई एस निकालेंगे, आई एस कितनी। और जब आपके पास आई एस आ जाएगी, तो फिर अब आप जो है वो इस फॉर्मूले को यूज करके रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल में लगा निकाल। ये लेंथी न्यूमेरिकल है, ऐसा न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन बहरहाल कर लिएगा, ये लेंथी है, ये कर लिएगा बहरहाल, ये होमवर्क है जी। और अगले सवाल को हम देख लेते हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है जी। कौन सा नंबर है, ये 16 है ना, ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका होमवर्क है जी, अगर आपका होमवर्क हो गया तो ठीक है जी, अदरवाइज मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।